तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती है। अब जरा उसी संसदीय समितियों में एक दो और संसदीय समिति की बात कर ले कि आप जानते हो संसदीय समिति का मतलब है सदन का सूक्ष्म रूप। संसदीय समिति सांसदों से मिलकर बनती है। ये संसद के आँख कान है। जितने काम संसद के हैं वो सारे काम संसदीय समितियों के हैं। कैसे? अब देखो, क्योंकि संसदीय समितियां संसद के ही सूक्ष्म रूप हैं, तो सारे संसदीय समितियों के काम वही होंगे जो संसद के होंगे। बस यहाँ ध्यान देने की बात यह है, जैसे विभागीय समितियां वो हमने आपको बता रखा है, तो विभागीय समितियां फिर आपको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन संसदीय यानी आप देखो, संसदीय समिति का मूल काम क्या होगा? जैसे संसद का होगा। तो संसद का सबसे बड़ा काम क्या है? कार्यपालिका पर निगरानी, कार्यपालिका पर निगरानी बनाए रखना, कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखना, ये संसदीय समिति का सबसे बड़ा कार्य है। कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका पर निगरानी, ये संसदीय समिति का सबसे महत्वपूर्ण काम है, सबसे बड़ा काम है। तो अब आप जानते हो कि चूंकि संसदीय समिति के हाथ पांव नाक कान तो संसद के नाक कान तो संसदीय समितियां हैं, इसलिए अगर संसदीय समिति ना हो तो यकीन मानो आप कि संसद कार्यपालिका पर निगरानी रख ही नहीं पाएगी। इसके लिए संसद ने किन समितियों का निर्माण कर रखा है? जैसे आप देखोगे, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, ये आश्वासन समिति या आकलन समिति, आकलन प्राकलन जो भी आप कह लो, कई बार हिंदी में इसे आकलन कहा जाता है, फिर प्राकलन कहा जाता है। एस्टिमेट कमेटी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, फिर एस्टिमेट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का मतलब है कि इसमें मेंबर होंगे 15+7। अब दोस्तों याद रखो, हर कमेटी का मेंबर याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कमेटीज का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम देखो हमारे यहाँ तो 50 से ज़्यादा समितियाँ हैं, और अगर हम सब सोचें कि जैसे सबसे छोटी समिति है लाइब्रेरी कमेटी, तो हर समिति के सदस्य रखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कुछ समितियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो उनका, और लोक लेखा समिति का महत्व इसलिए है कि ये पैसे के मामले में ये बाकायदा कार्यपालिका पर निगरानी रखती है, और लोक लेखा समिति तो सीएजी को, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट को जचती है। और आप जानते हो सीएजी करता क्या है कि भारत सरकार के द्वारा जो पैसा खर्च किया गया, तो जो भारत सरकार पैसा खर्च करती है तो बाकायदा हमारे यहाँ सरकार के पैसे लिखे पड़े होते हैं। आपको मैं याद दिला दे, जैसे कई बच्चे होते हैं बजट में बिल्कुल लिखते हैं, सरकार का तो एक भी पैसा मुझे बानी खर्च नहीं होता, सारा पैसा लिखा पढ़ा होना चाहिए, हिसाब किताब पेपर में होना चाहिए। अब मान लो कि किसी चीज को कम कीमत पे खरीदा गया, ज्यादा हिसाब लिख दिया गया। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था, उसमें सुरेश कलमाड़ी ने लिखा कि भाई हमने एसी 1.5 लाख रुपए खरीदे। उस समय सीएजी विनोद राय थे, उनका भाई दुकान बता दो हम भी खरीदेंगे। इसका मतलब है बाकायदा ये संसदीय समितियां कार्यपालिका के खर्च पर पाई निगरानी रखती है। ये लोक लेखा है, और लोक लेखा समिति का इसीलिए बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाता है क्योंकि वही सरकार ने खर्च कर दिया। और आप जानते हो कि कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण बनाए रखना इस संसद का बड़ा काम है। अब ये कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण बनाए कैसे जाए, इसके लिए जो समितियां 3 हैं, एक लोक लेखा है, आकलन कहो, प्राकलन कहो, इसका इंग्लिश में नाम है एस्टिमेट। इसके सदस्य हैं 30, इसके सदस्य हैं 30। और फिर सार्वजनिक उद्यमों की समिति, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर, इसके सदस्य हैं 15+7, 22। ये 3 ऐसी समितियां हैं जो सरकार के लेखे जोखे पर निगरानी रखती हैं,
उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो लोक लेखा समिति काम है। और लोक लेखा समिति क्या करती है? सरकार ने जो पैसा खर्च किया वो सही था या गलत था, इसकी जांच रखती है। लेकिन आप जानते हो दोस्तों, खर्च के पहले हम एस्टीमेट बनाते हैं। और आकलन समिति का मतलब है, अब मान लो कि हम कोई बर्थडे पार्टी बुला रहे हैं। कई बार आप जाओ किसी पार्टी में, आप देखो बड़ी अस्त व्यवस्था होती है। पार्टी में लास्ट वालों को केवल गोलगप्पा मिलते हैं, सब खाना खत्म। इसका ना एस्टीमेट गड़बड़ था। अगर आप कहीं खाने पीने का एस्टीमेट बना रहे हो, एस्टीमेट का मतलब क्या होता है कि अगर आपको पता है कि 500 लोग आएंगे और आपके पास पैसा कम है, तो इसलिए किसी एक आइटम को हटा दो। या आपको पता है कि चीज़ में खिलाना है, उसका साइज छोटा कर दो। ये पहले एस्टीमेट बनाना होता है। इसे कई लोगों के एस्टीमेट बड़े खराब होते हैं। जिनके एस्टीमेट खराब है, खर्च अपने आप खराब हो जाएगा। तो सरकार का एस्टीमेट कैसे हो रहा है, सरकार का एस्टीमेट कैसे अच्छा किया जाए, ये किसकी जिम्मेदारी है? आकलन समिति की। और सार्वजनिक उद्यम का मतलब दिख ही रहा है भाई। उद्यम दो है, एक निजी कंपनी है, टाटा है, अडानी है, बिरला है। इस सार्वजनिक उद्यम का मतलब है सरकारी उद्यम। तो सरकारी उद्यम सरकार का पैसा खर्च करते हैं। तो सार्वजनिक उद्यम के द्वारा जो पैसे खर्च किया जा रहा है वो सही है नहीं सही है। जैसे आप देखोगे DRDO, जो डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उस DRDO के बारे में संसदीय समिति ने टिप्पणी की थी। यार DRDO जो काम कर रहा है, इतना पैसा हम दे रहे हैं, लेकिन अनुसंधान तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। हाँ नहीं कर, हमने पहले कहा आवाज कम है, आवाज कम। तो यहाँ पे भी यानी इसका मतलब है ये संसदीय समितियां ना हो तो कार्यपालिका के वित्तीय खर्च पर हम कोई कंट्रोल कर ही नहीं पाए। कार्यपालिका का वित्तीय खर्च अनियंत्रित हो जाए, इसलिए ये संसदीय समितियां होंगी। और ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आकलन समिति 20 सदस्यीय है, केवल इसमें लोकसभा के मेंबर आते हैं, जबकि लोक लेखा कमेटी में लोकसभा राज्यसभा दोनों के आते हैं। और परंपरा तो ये है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होना चाहिए वो विपक्षी दल से आना चाहिए। तो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा विपक्षी दल से आएगा। आकलन समिति के सदस्य 30 होंगे। सार्वजनिक उद्यमों की समिति में सदस्य संख्या 22 होगी। तो ये पूरा मामला है कैसे संसदीय समितियां कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। और इतना ही नहीं, बल्कि कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की और भी संसदीय समितियां हैं। जैसे आपको याद होगा, कुछ तो संसदीय समितियों को हमने बता भी रखा है। प्रदत्त विधायन की संसदीय समिति की प्रत्यायोजित विधायन या प्रदत्त विधायन की संसदीय समिति, ये भी तो जांच करती है। फिर आपको याद होगा, अच्छा ये तो हमने नहीं बताया पहले, तो एक बार तो बल्कि IAS के PT एग्जाम में पूछा भी गया था कि किस संसदीय समिति में संख्या सबसे ज्यादा है। तो इसमें तो आकलन समिति में है। इससे ज्यादा किसी संसदीय समिति में अगर संख्या है तो वो है विभागीय समितियों में, जिसमें 31 मेंबर है। विभागीय समितियों में 31 मेंबर है। अन्यथा वैसे तो आप कहोगे सर ये बताओ, पैसे की निगरानी काम तो लोकसभा का है भाई। लोकसभा जनता का सदन है। तो जब लोकसभा जनता का सदन है, माइक नहीं दिखा, ये पूरा पहुंच ही नहीं पा रहा है, यहाँ से आप ठीक करो। माइक का प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रदत्त विधान की संसदीय समिति है। तो कई बार ये आश्चर्य होता है कि भाई लोक लेखा समिति जब पैसे का हिसाब किताब रखती है, खर्च का हिसाब किताब रखती है, तब तो बाकायदा उसकी निगरानी तो लोकसभा के मेंबर केवल करें, राज्यसभा को हमने क्यों शामिल कर दिया। तो दोस्तों ये इसका मतलब है कि लोकसभा राज्यसभा कई भूमिकाएं एक दूसरे के पूरक होती है, कई भूमिकाएं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, इसलिए हमने यहाँ उसको महत्व दे दिया। अब अगर देखेंगे उसके अलावा क्या है, सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस। आप जानते हो कि जैसे हमने बताया था शून्यकाल में, अब शून्यकाल में किसी सांसद ने कोई मुद्दा उठाया, अब मंत्री को शून्यकाल में जवाब नहीं देना होता, लेकिन मंत्री महोदय है तो मंत्री महोदय ये बात कह सकते हैं कि भैया ठीक है, ऐसा आश्वासन दे रहे हैं, इस बात को पूरा किया जाएगा।
अब सदन के पटल पर, और आप याद रखो, पॉलिटिक्स में आश्वासन खूब दिया जाता है, गरीबी दूर कर देंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, और जनता को आश्वासन दे दे तो ठीक है, पता चला संसद को भी टहला दिया ऐसे आश्वासन देके। ऐसा संभव नहीं है। इसलिए संसद की एक समिति होती है, सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति, जो ये जांच करती है कि सदन के पटल पर संबंधित मंत्री ने अगर कोई आश्वासन दिया क्या उसको पूरा किया गया, नहीं किया गया, और नहीं किया गया उसका तो मामला क्या है। तो ये संसद की ऐसी समितियां हैं जो बाकायदा कार्यपालिका पर निगरानी बनाए रखने में सहायता देती है। ये बड़ी महत्व की समितियां हैं। लेकिन आप जानते हो, समिति इसलिए भी बनती है कि संसद के भी काम सुचारू तौर पर संचालित होते रहे, क्योंकि संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाएगी। भाई आप याद रखो, अब पता चला कि हमारे कार्य के ऊपर हमारे बड़े भाई हमारा नियंत्रण बना रहे हैं, ये बड़े भाई अपने लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो बात नहीं बनेगी। इसका मतलब है कि कार्यपालिका को नियंत्रित करने के अलावा संसद भी तो काम करती है, तो संसद काम सुचारू तौर पर कैसे चले उसके लिए भी संसदीय समितियों की आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ संसदीय समितियां हैं जो संसद के कार्य संचालन में सहायक है। कुछ संसदीय समितियां हैं जो संसद के कंडक्ट ऑफ बिजनेस को आसान करती है। आप याद रखो, जैसे कि कई बार हम भी कुछ ऐसे यंत्र रखते हैं जो हमारे काम को आसान बना देते हैं, माइक उसी में से है। अब माइक क्या करता है, हमारे काम को आसान बना देता है, नहीं तो फिर ऐसे हम चिल्लाएं फिर तो बात नहीं बनती। ठीक वैसे संसदीय समितियों की बात है, तो संसदीय समितियां भी संसद के काम को आसान बनाती है। अभी संसद काम को आसान कैसे बनाती है, तो अब देखो, पहला है कार्य मंत्रणा समिति। ये बड़ी महत्वपूर्ण समिति है। आप याद रखो, हर समिति का हमें जानकारी होनी चाहिए जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ समितियां बड़ी ही महत्वपूर्ण है, जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। कार्य मंत्रणा समिति, कार्य मंत्रणा बड़ा विशुद्ध हिंदी में बिजनेस एडवाइजरी। इसका मतलब अगर आपको याद होगा तो संसद विधि का निर्माण करती है, अनुदान की मांग पर चर्चा करती है। तो दोस्तों, संसद का एक शेड्यूल होता है, कब किस मांग को रखा जाए, कब किस पे चर्चा की जाए, यानी संसद कैसे शेड्यूल के अनुसार चले, कैसे अपनी कार्यसूची के अनुसार करे, इसका निर्धारण कार्य मंत्रणा समिति करती है। इसलिए कार्य मंत्रणा समिति का पदेन सभापति स्पीकर होता है, क्योंकि संसद के कार्य संचालन की सारा दारोमदार किसके हाथ में है, स्पीकर के हाथ में। सारा दारोमदार तो स्पीकर के हाथ में है। इसीलिए ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि स्पीकर को इसका दायित्व होता है। जैसे हम अपना दोस्तों कई बच्चे शेड्यूल बनाते हैं अपना, वैसे पार्लियामेंट का शेड्यूल बनता है। और इसीलिए कई बार कहा भी जाता है, भाई बिना शेड्यूल के ही पढ़ाई कर रहे हैं तो कई बार टारगेट जो हमारे फिक्स है वो पूरा नहीं हो पाएगा। एग्जाम का डेट अगर फिक्स है और आपकी पढ़ाई सही समय पर कंट्रोल नहीं हो पा रही है, इसका मतलब शेड्यूल, तो पार्लियामेंट शेड्यूल बनाकर काम करती है। अब अनुदान की मांग पे चर्चा करना है तो उसके लिए समय आवंटित किया जाए, ये कार्य मंत्रणा समिति करेगी। तब समय दिया जाए, कार्य मंत्रणा समिति तय करेगी। आपको याद होगा, कोई प्रस्ताव लाया जाए, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सारे प्रस्ताव कार्य मंत्रणा समिति तय करेगी। तो ये संसद के बिजनेस को आगे बढ़ाती है। ये संसदीय समिति कार्यपालिका कंट्रोल नहीं करती, बल्कि संसद का बिजनेस कैसे अच्छे चले, कैसे बढ़िया चले, कार्य मंत्रणा समिति करेगी। और दूसरी बात आप जानते हो, संसद में जो समितियां हैं वो बाकायदा प्रावधान है, उन सबका नियम है। भाई देखो, चाहे खेल हो चाहे सरकार हो, बिना नियम से तो नहीं चलती। हमें व्यक्तिगत जीवन में नियम चाहिए, रूल्स होते हैं। अब सवाल है, रूल्स ही तो है दोस्तों, हमारे प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, ये सब रूल्स है। रूल 377 है, रूल्स है। रूल 184 है, 184 में कहा जाता है कि 184 है, 193 है, सारे रूल्स हैं। यानी बहुत सारे रूल्स हैं संसद में, और संसद के रूल्स क्या होंगे वो संसद ही बनाएगी। लेकिन ये भी तो हो सकता है रूल्स में चेंज करने की आवश्यकता हो। इसे आप याद रखो, 93 में जब हमारे यहाँ विभागीय समितियाँ आई थी तो ये संसद के रूल में बहुत बड़ा बदलाव था, और ये बदलाव किसने किया था, नियम समिति ने। अच्छा, कई बार लोग कहते भी हैं, देखो दोस्तों, हमारे संसद की कार्यप्रणाली को देखो, तो पहला घंटा क्या है, प्रश्नकाल का।
दूसरा घंटा क्या है, उसके बाद फिर 0 आवर का। तो 2 घंटे ऐसे चले जाते हैं जहाँ पे संसद का सबसे बड़ा काम क्या होता है, विधि का निर्माण करना। कई बार सलाह दिया जाता है ऐसा है 2 घंटे और आप करेंगे 1 घंटा, ये रूल्स है। अब कल के लिए कहा जाए कि नहीं, लोकसभा कार्यवाही 100 दिन निश्चित कर दो, 100 दिन तो कार्यवाही चलनी ही चाहिए, ये रूल्स है। ये निर्धारण का ये रूल्स कमेटी करती है, उसका भी पदेन सभा का स्पीकर होता है। ये दोनों समितियों का बड़ा महत्व होता है कि हमारे रूल्स क्या बनेंगे। और ये तो आप समझ गए, शेड्यूल बनाना अलग चीज़ है, रूल्स बनाना अलग चीज़ है। तो रूल्स का मतलब है कि हमारे जीवन के रूल्स हो गए, भाई अब सुबह उठेंगे शाम उठेंगे, रूल्स सही है, और जिस हिसाब से पढ़ेंगे उसी हिसाब से क्रम बना लिया, शेड्यूल है। तो फिर ये हमने नियम समिति बना ली, रूल्स कमेटी बना ली कार्य संचालन में। और भी आप देखेंगे विशेषाधिकार हनन समिति है, ये भी हमने बना लिया। कई ऐसी समितियां हैं जो कि बाकायदा सदन को ही सहायता देती है। अच्छा, कई ऐसी समितियां हैं जो सदन के कार्य संचालन में नहीं बल्कि सांसदों को सहायता देती है। कई ऐसी समितियां हैं जो सांसदों को सुविधा देती है। अच्छा, एक बात और भी आपको, सांसदों की सुविधा से पहले पिछली बात में एक और मामला जोड़ सकते हैं। इसके अलावा हम और समिति देख सकते हैं, याचिका समिति, पिटीशन कमेटी। आप जानते हो दोस्तों, आजकल एक बड़ा जमाना है जहां कहा जाता है शिकायत निवारण। तो कभी हो सकता है कि आम जनता उस संसद से शिकायत करना चाहे कार्यपालिका के बारे में, संसद कार्य के बारे में। वही कहीं से रेल यात्रा की तो उसमें भी लिखा होता है स्लिप शिकायत पर्ची, अपना फीडबैक दीजिए। तो वैसे ही संसद में एक समिति है जिसको याचिका समिति कहते हैं, पिटीशन कमेटी कहते हैं। याचिका का मतलब सीधा हम अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि भाई यही हमारी शिकायत है। और वो चाहे कार्यपालिका के कार्य को नियंत्रण को लेकर हो या कहीं नियमों बनाने को लेकर हो। अब उसके अलावा जानते हो दोस्तों, भाई संसद, भाई ये थोड़े देखो, रूल्स तब आएगा, शेड्यूल तब आएगा जब हमारे उनको कमरा भी मिल जाए। अब कहीं पढ़ने उड़ने गए, कमरा ही नहीं मिल पा रहा। अब कमरा नहीं मिल पा रहा दोस्तों, फिर कौन सा रूल्स और कौन सा शेड्यूल। तो पहले तो कहा जाता है कि भाई कमरा उमरा तो मिल जाए। इसीलिए बात ध्यान में रखने की है कि रूल और शेड्यूल के पहले भी हमें कुछ सुविधा चाहिए। अब किसी छात्र से कहिए घर मिला ही नहीं, को पढ़ रहे हो, देखा भाई कमरा तो ढूंढ ले, पढ़ क्या रहे, कमरा तो पहले मिले। और फिर आप उससे पूछोगे अच्छा कितने बजे उठते हो, अरे कहा भैया न टेबल है, न लैंप है, न बिजली है, कैसे पढ़ेंगे। यानी ये तो मानव जीवन की भाई कुछ मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। और सांसद के लिए होमवर्क करना है, वो सवाल पूछना है, तो बाकायदा उसको सुविधा होगी, पेपर मिलेगा, टेलीफोन की सुविधा। ये सांसदों की सुविधा मिली या नहीं मिली, ये कौन तय करेगा। इसके लिए अलग समिति है, जैसे कि आवास समिति, हाउसिंग कमेटी। अब पता चला जया बच्चन सांसद हो गई और घर के लिए दिल्ली में घूम रही है, तो वो सांसद कहते हो भैया किराए पर घर ढूंढो, तो बेचारा क्या तो घर ही ढूंढता रह जाएगा। ये संसदीय समिति का है, तो घर और दे दे। और फिर दोस्तों संसद में बड़ी जबरदस्त लाइब्रेरी है। कमाल की बात मैं देखता हूँ, जहाँ पढ़ने वाले बच्चे वहाँ लाइब्रेरी नहीं, और हमारे सांसदों से अपेक्षा की लाइब्रेरी में जाके बैठे, पढ़े और अच्छी बातें सीखें। इसीलिए वहाँ पे क्या है, एक समिति है जो कहा जाता है किसके लिए, पुस्तकालय समिति। तो एक पुस्तकालय समिति भी, एक मान ली मैं लाइब्रेरी में गया और मैं ढूंढ रहा हूँ भाई मुझे पार्लियामेंट पर पढ़ना है, और पार्लियामेंट में किताब जो मैं ढूंढ रहा हूँ ही नहीं है, तो कोई सांसद किसको बताएगा, तो पार्लियामेंट्री कमेटी को बता देगा, भाई पुस्तकालय समिति है, इसको बता देगा कि नई किताब मंगाओ। और अगली समितियाँ क्या है, अब लास्ट में समिति बनी। अब देखो संसद हमारे यहाँ केवल विधि का निर्माण नहीं करती दोस्तों, हमने फंडामेंटल राइट से जो बात रिपीट करके लगातार बताया है, तो भारत का राज्य का मूल उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य। इन लोगों को कल्याण हो, सामाजिक न्याय, यही तुम्हारा पर्पस है। यानी सरकार चलाना अपने आप में कोई पर्पस नहीं है। तो दोस्तों हम वाहन में बैठे हैं, वाहन में बैठना कोई पर्पस थोड़े, पढ़ना कोई पर्पस थोड़े, सिलेक्शन पर्पस है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर यहाँ पे कुछ संसदीय समितियां ऐसी होती है
जो कि बाकायदा संसद को सहायता करती है कि राज्य सरकार कल्याणकारी काम कर रही नहीं कर रही। बात ध्यान देने की है, भाई संसद भी कल्याणकारी काम करती है, संसद विधि का निर्माण करती है, सेपरेशन ऑफ पावर हमारे यहाँ। अब संसद ही जाके थोड़ी देखेगी जमीन पे लोगों को सुविधा मिली कि नहीं मिली। इधर सांसद घूमता टहलता रहता है, लेकिन ये काम तो सब मंत्रियों का है कि भैया सभी को पानी की सुविधा दे दें, आवास सुविधा दें, हॉस्पिटल दें। अब मानवीय सुविधाएं न पहुंच पाई हो तो संसद का ये भी काम होता है कि सरकार के कल्याणकारी कार्यों पर निगरानी बनाए रखना, यानी कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा देना। और आप ये बात भी समझ रहे हो कि किसके कल्याण की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है? जो समाज का सबसे वंचित वर्ग का व्यक्ति है, उस व्यक्ति कल्याण की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। समाज का सबसे वंचित वर्ग का व्यक्ति है, तो वंचित वर्ग के व्यक्ति का मतलब है इसमें महिला सशक्तिकरण समिति, इसमें फिर आ जाएगा अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान से संबंधित समिति। जरा सोच कर कितनी ज्यादा समितियां हैं हमारे पास। और महिला सशक्तिकरण समिति, अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान समिति, तीनों 30 सदस्य है। और 30 का मतलब है 20+1, दोनों में, यहाँ भी 20+10, यहाँ भी 20+10। तो महिला सशक्तिकरण की समिति, अनुसूचित जाति जनजाति की समिति, राजभाषा की समिति। हमारे यहाँ तो यानी हिंदी का प्रोत्साहन कितना चल रहा है, इसके लिए हमारे यहाँ बाकायदा राजभाषा की समिति है, हिंदी दिवस मनाई जाए। अच्छा, कई तो ये भी कमाल की बात है दोस्तों, हिंदी की सबसे समस्या हिंदी भाषी लोगों को ही कारण है, क्योंकि हिंदी भाषियों ने इतनी कठिन हिंदी का प्रयोग कर दिया। अब समाचार में आ रहा था रक्त पिपासु गुंजर जीव काटने से लोगों की मृत्यु होगी। तो मुझे किसी ने पूछा भैया रक्त पिपासु गुंजर जीव कौन है? मैंने कहा मच्छर। यार सीधा बात कह दिए थे, मच्छर। अब इतनी कठिन बात करने की क्या जरूरत थी? रक्त पिपासु गुंजर जीव। तो ये सब समस्याएं आती रहती है। तो राजभाषा समिति है। और आप याद रखो, ये भी एक समिति हमारे यहाँ है कि सांसदों को आजकल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं साल भर में। जो सांसदों को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, अब वो पैसे सही खर्च हो रहे हैं नहीं खर्च हो रहे हैं, इसीलिए सांसद विकास निधि की भी संसदीय समिति होती है। MPLAD फंड का सांसद विकास निधि की भी संसदीय समिति होती है। अब ये सांसद विकास निधि नरसिंह राव सरकार ने 1983 में शुरू की थी। और पहले तो सांसदों को 1 करोड़ रुपए मिलता था, 5 करोड़ रुपए मिलता है। यदि ये भी बात इंटरेस्टिंग है कि आप कहोगे सर ये बताओ, पैसे खर्च करने का अधिकार तो कार्यपालिका को होना चाहिए, इस सांसद कैसे पर पैसा खर्च कर सकते हैं? लेकिन अब देखो दोस्तों, हर जगह सेपरेशन ऑफ पावर नहीं चलता। तो सांसदों को एक पैसा दिया जाना कई बार उचित लगता है, क्योंकि सांसद कहते हैं भैया हम तो जनता के सामने जाते हैं तो जनता जिंदाबाद जिंदाबाद करते, इसको लगता है भैया हम सांसद हैं, हमारे सदन बैठते हैं, हम जनता कुछ मांगेगी। और लोकतंत्र में तो भाई हमारी गांव की जनता है, ग्रामीण जनता है, और उसे कुछ चाहिए। अब उस ग्रामीण जनता को कुछ नहीं मिला तो सांसद महोदय अपने घर बैठे। इसे सांसद बेचारे कई बार तो जाते भी नहीं। अच्छा, 5 करोड़ रुपए भी कम पड़ता है, 20 लाख जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहाँ सांसद महोदय किसी घर के सामने गए, उन्होंने कहा कि भैया हमारे यहाँ न लगवा दो, किसी ने कहा यहाँ स्कूल बनवा दो, सड़क बनवा दो, तो इसीलिए 5 करोड़ रुपए वो दे दिया गया। संसदीय समिति बाकायदा ही जांच करती है पैसे खर्च कैसे हो रहे हैं, कैसे उसको ठीक किया जाए। तो दोस्तों, हमारे पास संसदीय समितियों का अंबार है, लेकिन उसके खामी भी कुछ है। कैसे संसदीय समितियों को बेहतर बनाया जाए, इसके भी सुझाव दे सकते हैं कि संसदीय समिति का हित है। ये संसदीय समितियों का उपयोगिता है, उसकी भूमिका है, ये सारे हमने संसदीय समितियों के भाग देखे। अब आप पूछोगे कि सर ये बताओ संसदीय समितियों को और कैसे बेहतर बनाया जाए, उसके भी उपाय हमारे पास है। कैसे संसदीय समितियों को थोड़ा सशक्त बनाया जाए। तो एक कहावत कहा गया है, एक बात है कि भाई देखो,
अभी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, संसदीय समितियों में जो भी सदस्य आते हैं उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। नहीं, 1 वर्ष के बाद मेंबर को जाना है। अरे भाई, 1 वर्ष तो सीखने में चला जाता है, तो कार्यकाल थोड़ा बढ़ाना चाहिए, कार्यकाल बढ़ाना चाहिए। तो इसका मतलब है संसदीय समितियों के सदस्यों का कार्यकाल थोड़ा बढ़ा दिया जाए। कार्यकाल में वृद्धि। अच्छा, आप जानते हो संसदीय समितियों का कोरम है आधा, यानी अगर संसदीय समिति में 30 लोग हैं, 15 लोग जब तक नहीं आएंगे कार्य नहीं शुरू होगा। संसदीय समितियों का कोरम है आधा, 15 लोग तो हम संभालने चाहिए। अब 15 लोग नहीं आएंगे, कार्य नहीं हो पाता। इसलिए आप याद रखो, अनुपस्थिति कम से कम की जाए। अनुपस्थिति पर नियंत्रण। पता चला संसदीय समिति में सांसद है, वो आ ही नहीं रहा है, कोरम भी नहीं हो पाता। और तीसरा, संसदीय समितियों के अध्यक्ष का चयन कैसे किया जाए। अभी तो इस बात पे बड़ा मतभेद था। कुछ संसदीय समितियों में परंपरा है, मूल समिति में और कार्य मंत्रणा समिति में वो तो स्पीकर पदेन सभापति हो जाता है, क्योंकि सदन का संचालन का मामला है। विभागीय समितियों को लेकर भी बड़ा विवाद आया था। सत्ताधारी दल ने कहा था हमारा अध्यक्ष होगा, कांग्रेस ने कहा कि भाई हमें भी तो कुछ अध्यक्ष पद दो। अब इसमें कुछ लिखित नहीं है, तो स्पीकर की मर्जी चलती है, स्पीकर फिर मामला देखता है। इसलिए कहा भी जाता है सदस्यों का कार्यकाल बढ़ा दो, अनुपस्थिति पर थोड़ा नियंत्रण कर दो, अध्यक्ष के चयन के भी कुछ रूल बना दीजिए, अध्यक्ष चयन के रूल बना दीजिए, और संसदीय समितियों की रिपोर्ट तो संसदीय समितियों को समयबद्ध रूप में काम करवाइए। अभी तो हमारे यहाँ एक परंपरा है कि संसदीय समितियां समयबद्ध रूप में अपनी रिपोर्ट नहीं देती, थोड़ा टाइम बाउंड हो जाए, क्योंकि आज देखो दोस्तों, दुनिया प्रतिस्पर्धा की है, गुड गवर्नेंस की है। और जब हम टाइम बाउंड रूप में कोई काम नहीं करेंगे तो कैसे अपने टारगेट को पूरा करेंगे। इसलिए सशक्त बनाने के भी उपाय कहे जाते हैं। इसका मतलब दोस्तों, इस टॉपिक से हम संसदीय समिति का चैप्टर खत्म कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ फैक्ट भी आपको बताते चले संसदीय से। ये जब हम राष्ट्रपति में आएंगे फिर संसद को लाएंगे, बिना राष्ट्रपति पढ़े संसदीय शासन खत्म नहीं होगा, बिना कार्यपालिका का अध्ययन किए संसदीय शासन खत्म नहीं होगा। तो राष्ट्रपति पढ़ना है, कार्यपालिका पढ़ना है, कार्यपालिका तो बाकी है, पार्लियामेंट खत्म किया है। अब मामला ये है कि मान लो कि सशक्त करना है, तो किस तरीके से सशक्त करना है तो उन्हें बता दिया। अब सवाल है कुछ फैक्ट आपको बता दें, जो कुछ हमने पहले बता रखे हैं, थोड़ा थोड़ा फिर रिपीट कर दे, समराइज कर दे, जो कई बार पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मेंस के लिए तो नहीं। जैसे कि मान लो कि अब हमने जितना पढ़ा उसमें हमारे सांसदों को, किसी सांसद को किस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एक होता है संविधान की अयोग्यता के आधार पर, अभी मुझे शायद मैंने पहले बताया भी था, किसी सांसद को डिस्क्वालीफाई कैसे किया जा सकता है कि वो संविधान में उल्लिखित अयोग्यता हो उसके पास। ये काम कौन करेगा? राष्ट्रपति और राज्यपाल। विधायक होगा तो राज्यपाल, अन्यथा राष्ट्रपति। दल बदल के मामले में अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? स्पीकर। और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, तो मान लो कि जैसे कि राहुल गांधी के मामले में हुआ, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए तो ये निर्धारण कौन करेगा? फिर तो निर्धारण कौन करेगा? न्यायालय। और इसके अलावा आप जानते हो, अगर कोई सांसद लगातार 60 दिन तक, बात ध्यान रखें, 60 दिन तक लगातार बिना सूचना के, यानी सूचना देने के कितने दिनों पर अनुपस्थित रहे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिना सूचना के 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित है, तो ये माना जाएगा कि उसकी सीट खाली हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, कोई सांसद क्यों ऐसा बिना सूचना दिए बाहर रहेगा। और वो 60 दिन वो गिना जाएगा जब संसद कार्य कर रही है, यानी अवकाश को 60 दिन में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन वो अवकाश जो 4 दिन या उससे ज्यादा का हो। इसका मतलब है अगर बजट सेशन चल रहा है और बीच में लोकसभा की बैठक 10 दिन स्थगित हो गई, उस 10 दिन को 60 दिन में शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर लोकसभा की बैठक केवल सैटरडे संडे के लिए स्थगित हुई, तो सैटरडे संडे को 60 दिन में शामिल किया जाएगा।
10 दिन को शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि 10 दिन 4 दिन से ज़्यादा है। अब मान लो कि भाई बजट सेशन खत्म हो जाए, उसके बाद फिर अगला मानसून सत्र होगा, तो बजट सेशन मानसून सत्र के बीच में जो गैप है, छुट्टी है, उसको 60 दिन में शामिल नहीं किया जाएगा। 60 दिन लगातार उपस्थित हो जब सदन का सत्र चल रहा हो, ध्यान रखने की है, अवकाश नहीं। इसका मतलब फिर तो 60 दिन को कैलकुलेट करेंगे तो पूरा साल लग जाएगा, क्योंकि हम अगर देखें पूरे साल में सदन लगभग 60 दिन चलती ही है, लगभग 60 दिन चलती है। उस 60 में इसका मतलब लगातार 60 दिन उपस्थित रहे तो उसकी सीट खाली हो जाएगी। तो खाली होने की बात है, इसलिए मैंने कल बताया था एक मामला सोमनाथ चटर्जी का आया था, जहाँ पे सोमनाथ चटर्जी ने क्या किया था, किसी सदस्य को बर्खास्त कर दिया था। तो हमने पहले भी 12 सदस्यों को बर्खास्त किया, एक्सपल्सन। तो किसी सदस्य का बर्खास्तगी ये बिल्कुल अलग बात है। हमारे संविधान में, लोकसभा के नियमों में एक्सपल्सन शब्द का प्रयोग नहीं है। ये बर्खास्तगी मतलब सदस्यता समाप्त हो जाता है, जबकि हमारे यहाँ स्पीकर किसी भी सदस्य को निलंबित कर सकता है। और सस्पेंशन का मतलब होता है सदन की कार्यवाही में भागीदारी से रोकने। सस्पेंशन हो ही सकता है, यानी किसी क्लास से बच्चे का नाम काट देना, ये क्या बर्खास्तगी, एक्सपेल कर दिया गया। और ये कह देना कि बच्चा 3 दिन नहीं आया क्लास में, सस्पेंशन है, क्योंकि उसे अनुशासनहीनता की तो 3 दिन इसको निलंबित किया, चौथे दिन से आ सकता है। तो सस्पेंशन का मतलब है कि आपको सदन में भागीदारी से थोड़े समय के लिए रोका गया, और ये लोकसभा नियमों में है, ये स्पीकर कर सकता है। लेकिन एक्सपल्सन का अधिकार तो कहीं है ही नहीं है, न लोकसभा नियमों में, न संविधान में कहीं दिया गया है। इसे सोमनाथ चटर्जी ने 12 सांसदों को बर्खास्त किया था, बड़ा हंगामा हुआ था, क्योंकि इसके पीछे मान्यता यह है कि भाई अगर स्पीकर ऐसे सांसदों को बर्खास्त करेगा तो कल के लिए ओम बिरला को मन हुआ तो कांग्रेस के 50 सांसदों को बर्खास्त कर गया। और सांसद तो भाई आम जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, तो भैया आम जनता उन्हें हटाई देगी 5 साल बाद, स्पीकर कैसे बर्खास्त करेगा। इसके पक्ष में तमाम मामले आए, लेकिन एक्सपल्सन का प्रावधान हमारे संविधान व्यवस्था में नहीं है, पहली बात। दूसरा, एक फैक्ट और बचता है, एक फैक्ट और ये बचता है कि जैसे मामला, जब से कि मान लो कोई प्रस्ताव है, विधेयक है, और वो लोकसभा में आया, अब विधेयक लोकसभा में आते ही लोकसभा विघटित हो गई, तो क्या फर्क होगा। ये संविधान में दे रखा गया है कि आखिर में, और ये मीटिंग में पूछा भी गया है, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि मान लो कि संसद के द्वारा किसी विधेयक को पारित किया जा रहा है, और तब तक क्या हुआ, लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत है और लोकसभा में लंबित है, यानी पारित नहीं हो पाया है, ऐसा विधेयक समाप्त हो जाएगा। याद रखो, अगर कोई विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत है, लंबित है, विधेयक समाप्त हो जाएगी, तो लॉजिकल बात है। लेकिन थोड़ा सा आपको अटपटी बात तब लगेगी कि मान लो लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत है और लोकसभा ने विधेयक पारित कर दिया, लोकसभा द्वारा पारित होकर राज्यसभा में लंबित है, तो क्या होगा। तो दोस्तों ये भी याद रहे, ये भी खत्म हो जाएगा। यानी जो लोकसभा को छुएगा वो मरेगा। अब कहोगे सर ये बताओ, जब लोकसभा ने विधेयक प्रस्तुत हुआ, लोकसभा ने पारित कर दिया, तो विघटन तो लोकसभा का हुआ है, राज्यसभा कभी विघटित होती ही नहीं, तो वो विधेयक अब खत्म हो जाना क्यों चाहिए। दोस्तों उसके पीछे तर्क ये है, हमेशा रटो मत चीजों को, तर्क भी जरूर समझ लो। तर्क का इस पीछे ये है, राज्यसभा ने मान लो कि विधेयक में कोई संशोधन कर दिया, तो जब विधेयक में संशोधन कर दिया तो फिर विधेयक लोकसभा के पास जाना चाहिए। अब लोकसभा मर गई है तो किसके पास जाएगा, इसलिए ये भी विधेयक समाप्त हो, इसलिए ये विधेयक भी समाप्त हो जाएगा।
यहाँ भी बात ध्यान रखने की है, ये विधेयक खत्म। फिर आप देखोगे तीसरी बात, फिर तीसरा मुद्दा आता है, और तीसरा मुद्दा ये है कि मान लो कि कोई विधेयक है वो लोकसभा में, मान लो कि कोई विधेयक है वो लोकसभा में लंबित है, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, तो भी समाप्त हो जाएगा। लोकसभा में लंबित है लेकिन राज्यसभा ने पारित कर दिया है, क्योंकि राज्यसभा से पारित होकर और यह राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, राज्यसभा में ही प्रस्तुत है और राज्यसभा ने क्या कर दिया, पारित कर दिया, और लोकसभा में लंबित है, तो ये तो लॉजिकल है कि अपने आप खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कौन सा विधेयक खत्म नहीं होगा, ये भी मर गया, ये भी टूटे टूटे हो गया, खल्लास, तीनों मामले में खत्म। अब कौन सा विधेयक लोकसभा के विघटित होने पर खत्म नहीं होगा, जरा आपको ये बता दें। ये सब तो विधेयक समाप्त हो गए, वो विधेयक जो लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं हुए, वे विधेयक जो लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होंगे, तो उसमें पॉइंट नंबर 1 आएगा। पहला, जो राज्यसभा में प्रस्तुत और लंबित है, राज्यसभा में प्रस्तुत है और राज्यसभा में ही लंबित है, यानी लोकसभा उसे छुआ ही नहीं, राज्यसभा ने पारित नहीं किया है बल्कि आराम कर रहा है राज्यसभा में ही, ये विधेयक बना रहेगा, ये विघटन नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा में प्रस्तुत है, राज्यसभा में लंबित है, लोकसभा को छुआ नहीं, तो मामला ही नहीं बनता, पहला। दूसरा, दोनों सदनों ने, लोकसभा राज्यसभा दोनों ने पारित कर दिया, लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर, लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर यह राष्ट्रपति के सामने पहुंचा हुआ है, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए लंबित है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए पड़ा हुआ है, ये भी विघटित नहीं होगा। इसका मतलब आप कहोगे सर अभी तो कह रहे थे कि जो लोकसभा को छुएगा मर जाएगा सॉरी, लेकिन जो लोकसभा को छू के दंदना के आगे बढ़ गया वो बचा रहेगा, ये नहीं मरेगा, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों जन पारित कर दिया, तो दोनों सदन का काम खत्म हो गया, संशोधन हो गया, समिति के पास चली गई। अब जब राष्ट्रपति के पास आ गया, सदन काम खत्म हो गया, तो लोकसभा विघटन हो ना हो, अब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा नहीं करेगा, तो भी खत्म नहीं होगा। तीसरी बात कि मान लो किसी विधेयक पर असहमति होगी, यानी किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया है, किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डेडलॉक है, गतिरोध आ गया है, डेडलॉक उत्पन्न हो गया, गतिरोध उत्पन्न हो गया, अब क्या किया जाएगा, और राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की सूचना जारी कर दी है। राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी कर दी है, राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी कर दी है, तो भी यह ज्वाइंट सेशन आगे चलेगा, लेकिन अब जो लोकसभा विघटित होगी उसके साथ सवाल ही पैदा नहीं होता, जो नई लोकसभा निर्वाचित होगी उसके साथ ये ज्वाइंट सेशन होगा, पुरानी लोकसभा के साथ नहीं, तो ये नई लोकसभा के साथ ज्वाइंट सेशन होगा, ये 3 मामले विघटित नहीं होंगे, बाकी सब विघटित हो जाएंगे। ये एक फैक्ट है जो संसदीय शासन से महत्वपूर्ण है, कौन कौन से विधेयक लोकसभा से के विघटन के बाद खंडित नहीं होंगे, बने रहेंगे। अब इसको आप एक बार समझ के पढ़ लीजिए कि क्यों कोई खत्म हो रहा है,
इसका मतलब है कि खत्म इसलिए हो रहा है कि वो लोकसभा में चला जा रहा है, और लोकसभा को छुएगा तो कहीं ना कहीं वो मरेगा, और अन्यथा इन 3 कंडीशन में नहीं मरेगा। अब अगली बात, एक और बात याद दिला दें आपको फैक्ट के रूप में। संसद में जो तथ्य इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो कि मान लो कि लोकसभा में कई चीज पड़ी रहती है। एक होता है लोकसभा का स्थगन, एक होता है लोकसभा का सत्रावसान, एक होता है लोकसभा का विघटन। अच्छा, आपको याद दिला दे, लोकसभा का स्थगन तो राज्यसभा का भी स्थगन होता है, और लोकसभा का सत्रावसान तो राज्यसभा का भी सत्रावसान होता है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि विघटन केवल लोकसभा का होता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। ये तो राज्यसभा परमानेंट हाउस है, उसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद अवकाश प्राप्त करते रहते हैं, तो उससे विघटन का सवाल ही पैदा नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, लोकसभा का जब स्थगन होगा, स्थगन का मतलब एडजर्न। आप देखोगे हमारी आपकी मुलाकात डेली होती है, यानी लेकिन जब एडजर्न होता है, मान लो कभी क्लास खत्म होगी, जैसे हमारी क्लास खत्म हो जाती है तो हमारी आपकी बैठक स्थगित हो गई, लेकिन ये क्या है, कल हम फिर मिलेंगे। इसे कहते हैं निश्चितकालीन स्थगन। स्थगन भी 2 प्रकार का होता है। अब मान लो कि पॉलिटी खत्म हो जाए और अगला सेशन कब आएगा, तो हम कहते हैं कि भैया जब अगला सेशन आएगा तब आपसे मिलेंगे। ये अनिश्चितकालीन स्थगन है, यानी एडजर्नमेंट टिल साइन डाई, जब अगली सूचना बताए बिना हम स्थगित हो जाएं, इसे कहते हैं अनिश्चितकालीन स्थगन। इसका मतलब है सदन की कार्यवाही कुछ घंटे, भाई स्थगन तो रोज, तो भोजन अवकाश के लिए डेली स्थगन हो रहा है, तो सदन की कार्यवाही कुछ घंटे, कुछ समय, कुछ दिनों के लिए रोक देना, यह होता है स्थगन। स्थगन निश्चितकालीन भी हो सकता है कि जब निश्चित सूचना देकर के अगले दिन 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद फिर हम मिलेंगे। देखिए, एडजर्नमेंट टिल साइन डाई, अनिश्चित काल तक के लिए। कब मिलेंगे अभी निश्चित डेट नहीं बता सकते, जब शेड्यूल आएगा तब मिलेंगे, अब शेड्यूल बना नहीं है। अब ये हो गया लोकसभा का स्थगन, निश्चित और अनिश्चित दोनों काल का स्थगन हो सकता है। लेकिन ये लोकसभा के स्थगन की जिम्मेदारी किसकी है? स्पीकर की, राष्ट्रपति की नहीं। आप याद रखना दोस्तों, बहुत लॉजिकल है। राष्ट्रपति सदन को बुलाता है, राष्ट्रपति ने क्या कह दिया, सदन इकट्ठा हो गया। अब सदन की कार्यवाही कैसे चले, उसमें राष्ट्रपति रोज रोज क्या कर सकता है? अभी थोड़े कि राष्ट्रपति भवन से रोज रोज कहोगा भैया स्थगन हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो द्रौपदी मुर्मू होते पूछा जाए, मैडम देखो बहुत लाजूते चल रहे हैं, क्या किया जाए, लोग काले कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, अब मैडम क्या कहेंगे कौन सा कपड़ा पहना हो? तो भाई राष्ट्रपति काम है संसद को बुला देना, विस्तृत भाषा में आहूत कर देना। अभी बार राष्ट्रपति ने संसद को बुला दिया, तो वही स्पीकर फिर मैनेज करे, स्पीकर फिर मैनेज करे। इसका सीधा सा मतलब है कि मान लो कि कहीं पे भी है, भाई एक बार तो क्या होता है कि हमने किसी कलाकार को बुला दिया, कलाकार को बुलाना मंच वालों का काम है। अब उसके बाद वहाँ मैनेजर्स को मैनेज करें, कैसे कलाकार को प्रस्तुतिकरण देना है, कब रेस्ट करना है। अब हर बात के लिए बुलाने वाले थोड़ी बुलाया जाएगा। तो जब लोकसभा स्थगित होती है, तो मान लो कि लोकसभा के सामने कोई विधेयक भी पड़े हैं, लोकसभा के सामने कोई संकल्प भी है, लोकसभा के सामने कोई प्रस्ताव भी है, लोकसभा के सामने कोई नोटिस भी है। यही तो होता है भाई विधेयक का मतलब, विधि के निर्माण के बाद संकल्प प्रस्ताव भी हमने बता दिया है आपको, मोशन, रेजोल्यूशन मोशन। और नोटिस का सीधा मतलब होता है, मान लो कि लोकसभा में बात प्रस्तुत है कि हम राष्ट्रपति को नोटिस दे दिया हटाने के लिए, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाएंगे, उसके लिए 14 दिन पहले की नोटिस देनी पड़ती है, इसी को नोटिस। उसके लिए हम 14 दिन पहले की नोटिस देंगे, इसको कहते हैं नोटिस। मान लो किसी जज को हटाना है, हमें आपातकाल का अनुमोदन करना है, इसलिए हमें नोटिस देना पड़ता है। यही इसका मतलब है, जब सदन स्थगित होता है वो स्पीकर करेगा, और विधेयक बना रहेगा, संकल्प बना रहेगा, प्रस्ताव बना रहेगा, नोटिस बने, सब बने रहेंगे, कोई खत्म नहीं होगा। पहली बात याद रखो। दूसरा, जब सत्रावसान होता है, सत्र के स्थगन का मतलब होता है कि सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए रोक देना। तो सत्रावसान का मतलब है 2 सत्र के बीच का अंतराल,
दो सत्र के बीच का जो रेसेस है, छुट्टी है, दो सत्र के बीच का सत्रावसान, दो सत्र के बीच का रेसेस, छुट्टी, ये क्या है? सत्रावसान। तो दो सत्र के बीच जो रेसेस है, छुट्टी है, ये सत्रावसान है। इसका मतलब है जब बजट सेशन खत्म हुआ तो अगर मानसून सेशन होगा, बीच क्या है? सत्रावसान, सत्र की छुट्टी। अब जब सत्रावसान होगा तो क्या होगा? इसमें विधेयक बना रहेगा, संकल्प समाप्त, प्रस्ताव समाप्त, नोटिस समाप्त। बात ध्यान रखने की है, केवल जो भी बनी रहेगी वो विधेयक, वही विधेयक तो बना ही रहेगा। विधेयक सत्रावसान पे खत्म नहीं होगा, क्योंकि विधेयक पे आगे भी चर्चा होगी, लेकिन संकल्प, प्रस्ताव, नोटिस केवल उसी सत्र के लिए मान्य होते हैं। इस सत्र में चल रहे हैं, भाई संकल्प, प्रस्ताव अगले सत्र में मामला बदल जाएगा, अगले सत्र में मामला बदल जाएगा। पता चला कि अब पीटी का एग्जाम है तो यहाँ फिर आवश्यकता लगे, मेंस एग्जाम में फिर आवश्यकता हमारी बदल जाएगी। अब उस समय पता चला इन सब चीजों की क्या जरूरत है, इसलिए यहाँ पे विधेयक बना रहेगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। अब तीसरा, जब विघटन होगा, जब लोकसभा का विघटन होगा, तब हमने आपको बता दिया। विघटन वाली कंडीशन अलग है, क्या क्या खत्म होगा हमने पहले बता दिया, वही लॉजिकल है। भाई विघटन हो गया, फिर संकल्प प्रस्ताव का सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर तो विघटन। अच्छा, लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। विघटन का मामला है कि लोकसभा का जीवन खत्म करना है, सत्रावसानी कौन करेगा? स्पीकर करेगा। तो स्पीकर को समझ में आ जाएगा कोई काम नहीं बचा है तो स्पीकर करेगा। स्थगन कौन करेगा? स्पीकर करेगा। लेकिन विघटन करने का काम है, भैया लोकसभा मर गई या लोकसभा को बुलाया जाए, ये काम तो राष्ट्रपति ही करता है। संयुक्त बैठक बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है। तो जब विघटन हो गया तो आप याद रखो, संकल्प तो स्वाभाविक रूप में खत्म हो जाएगा, संकल्प खत्म हो गया, फिर प्रस्ताव ये भी खत्म हो गया, नोटिस ये भी समाप्त हो गई। और विधेयक के बारे में कई विधेयक समाप्त हो जाएंगे, कुछ विधेयक बने रहेंगे। तो विधेयक के मामले में स्थिति थोड़ी सी अलग है, कई विधेयक समाप्त हो, कुछ बने रहेंगे। ये फैक्ट है कि जो लोकसभा के विघटन या लोकसभा के रहने पे चलते हैं। और आपको ये भी याद दिला दें, अब जरा लोकसभा की तुलना विधानसभा, इसका कुछ फैक्ट आपको बता दें, क्योंकि दोस्तों ये सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए जरूरी है। अब तब हम फिर कार्यपालिका पर आगे बढ़ जाएंगे। अब कुछ फैक्ट कैसे जरूरी है। अब दोस्तों एक तरफ होगी लोकसभा, आप जानते हो हमारे यहाँ लोकसभा में आज जो संविधान में अधिकतम सदस्य संख्या है तो आपको पता है 550 है, तो वास्तविक है 543। और राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 250, वास्तविक है 245। ये है। अब जरा विधानसभा को भी देख लें। संविधान में लिखा गया है विधानसभा, यानी हमारे विधानसभा 28 राज्यों की है, एक एक विधानसभा का तो लिखा नहीं जा सकता, एक एक विधानसभा के पास कितनी संख्या है इसका उल्लेख किया गया है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। संविधान में लिखित नहीं है, संविधान में अधिकतम संख्या है, विधानसभा की लिखा गया है अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 होगी, यानी कम से कम 60 और अधिकतम 500 होगी। लेकिन अब आप ये भी कहोगे सर ये बताओ, सिक्किम में 40 है, गोवा में 32 है, ये भी तो प्रॉब्लम है, तो 60 से भी तो नीचे है। यानी सिक्किम और गोवा का एग्जाम्पल हम कैसे देंगे जहां विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से नीचे है। तो दोस्तों इसीलिए 371 के प्रोविजन में, अनुच्छेद 371 में हमें विशेष प्रावधान करना पड़ा, क्योंकि ये बात तो आप जानते हैं कि संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो लिखा नहीं गया है। संविधान में हर चीज को लिखना पड़ता है, ऐसा हम कुछ भी नहीं कर सकते संविधान में लिखा ही नहीं गया हो। इसलिए ये प्रावधान हमें करने पड़े कि सिक्किम गोवा की संख्या 60 से नीचे आ रही, तो उसके लिए स्पेशल क्लॉज बनाना पड़ा 371 में। ये विधानसभा की बात है। बाकी हमने बता दिया आपको अलग अलग राज्य में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। और समस्या क्या थी,
अगर अलग अलग राज्यों की विधानसभा सीटें संविधान में लिखी होती तो हर बार हमें चेंज करना पड़ता, फिर आधा संविधान संशोधन इसीलिए होता। हमारे संविधान निर्माता यहाँ बड़े होशियार थे। अब आप देखोगे अगली बात कहाँ पर आई। अगला मामला जो है विधान परिषद। अब आप जानते हो कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है। और जहां तक संविधान की बात है कि संविधान में ये लिखा गया है कि देखो राज्यसभा के बारे में ये नहीं लिखा गया बनाई जाएगी या हटाई जाएगी। राज्यसभा के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया, लेकिन विधान परिषद के बारे में लिखा गया है। विधान परिषद में तो आर्टिकल 169 में ये लिखा गया है कि विधान परिषद के निर्माण के लिए किसी राज्य में विधान परिषद के निर्माण के लिए राज्य विधानसभा अनुरोध करेगी। लॉजिकल बात है, मैं राज्य विधानसभा अनुरोध करेगी तभी संसद को पता चलेगा। राज्यसभा अनुरोध करेगी जो विशेष बहुमत से होना चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब होता है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, उपस्थित मत देने वालों को 2/3, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी जहां सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मत देने वालों वाले 2/3 बहुमत से निर्धारित किया जाएगा। तो जब विधानसभा ऐसा कहेगी तब संसद निर्णय करेगी और संसद का प्रस्ताव सामान्य बहुमत से होगा। लेकिन विधानसभा कहने पर संसद ऐसा कर दे जरूर नहीं है। राजस्थान ने कब किया था, आज तक संसद नहीं किया। इसके बाद संसद विधान परिषद गठन करेगी और इसके लिए संसद को सामान्य बहुमत चाहिए। संसद विधान परिषद गठन करेगी 169 में, आर्टिकल 169 में बात है। अब जब विधान परिषद की बात आई, इसका मतलब है विधान परिषद गठन करेगी तो फिर अब विधान परिषद का संसद गठन करेगी, उसके लिए विशेष बहुमत चाहिए। तो सवाल है कि आखिर में विधान परिषद है कितने राज्यों में। इसके लॉजिकल है दोस्तों, अब ताजमहल देखना उत्तर प्रदेश आ जाइए और फिर उसके बाद तो अब उत्तर प्रदेश देखे, उसके बाद बिहार उसका छोटा भाई तो वहां रहेंगे। कर्नाटका महाराष्ट्र ये दोनों आपस में जोड़े हैं। उत्तर प्रदेश बिहार सगे भाई है, कर्नाटका महाराष्ट्र सगे भाई है, तो 4 तो इधर ही हो गए। कहने का मतलब है कि कोई फैक्ट आपको याद करना है तो आप इस तरीके से लॉजिक को यूज कर सकते हैं। तो विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। अब आप सोचोगे सर के 4 ही राज्य में नहीं, 4 में और भी है। अब थोड़े से आपको लॉजिक का यूज करना चाहिए, किन किन राज्यों में और हो सकता है। और कई राज्यों में तो बनाया गया फिर हटाया गया, फिर बनाया गया, फिर मांग होती रहती है। और कल्पना तो अधिक बड़े बड़े राज्यों में विधान परिषद बनाई जाएगी जहाँ पे कम से कम रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो। लेकिन सब ये सवाल है कि विधान परिषद में संख्या कितनी होनी चाहिए, विधान परिषद के सदस्य कितने होने चाहिए। संविधान में लिखा गया कि विधानसभा के 1/3, विधानसभा के कम से कम 1/3 सदस्य, परंतु 40 से कम नहीं होने चाहिए। 40 से कम नहीं होने चाहिए। विधान परिषद के 1/3 परंतु 40 से कम नहीं होने चाहिए। ये संख्या निर्धारित है संविधान में, वास्तविक संख्या नहीं है, संविधान निर्धारित कर दिया और उसके हिसाब से विधान परिषद का। और संविधान में कहा गया है कि विधान परिषद में आंशिक रूप में ये निर्वाचित होगी और आंशिक रूप में मनोनीत होगी। आंशिक निर्वाचित और आंशिक मनोनीत। तो निर्वाचित कितना होगा 5/6, मनोनीत कितना होगा 1/6। 1/6 गवर्नर करेगा और 1/6 कहाँ से करेगा, वो सीधा जैसे साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। इसमें एक बात और जुड़ी हुई है, सहकारिता आंदोलन। तो
तो राज्यसभा के निर्वाचन के लिए साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा 4 आधार है। इसमें एक आधार और है सहकारी आंदोलन। इसमें एक आधार बढ़ा दिया गया सहकारी आंदोलन। और ये लोग कहाँ से निर्वाचित होंगे? ये तो 1/6 राज्यपाल मनोनीत करेगा। और निर्वाचित कहाँ से होंगे? तो स्वाभाविक रूप में 1/3 होने चाहिए विधानसभा से। यानी याद रखिए, विधानसभा के सदस्य निर्वाचित करेंगे, लेकिन वो विधानसभा के सदस्य नहीं होंगे। विधानसभा के सदस्य निर्वाचित 1/3 सदस्य करेंगे, लेकिन वो सदस्य बाहरी होने चाहिए। अच्छा, लॉजिकल है। तो ये जो विधानसभा चुनाव जीत सकता है, विधान परिषद में क्यों जाएगा भाई? अरे विधान परिषद में वो जाएगा जो खुद चुनाव नहीं जीत सकता। 1/3 विधानसभा के सदस्य निर्वाचित करेंगे, बाकी 1/3 स्थानीय निकाय, स्थानीय का मतलब पंचायत, नगर पालिका, स्थानीय निकाय के सदस्य 1/3 करेंगे। नगर पालिका के सदस्य मिलकर, पंचायत के सदस्य मिलकर, हाँ वो अपने सदस्यों में से कर सकते हैं, क्योंकि विधान परिषद का मामला है। और फिर बाकी 1/12 यानी शिक्षकों के द्वारा, जो शिक्षक कम से कम सीनियर सेकेंडरी यानी 12th क्लास और उसके ऊपर वालों को पढ़ा रहे हो। प्राइमरी स्कूल के टीचर नहीं। देखो यहाँ पे दोस्तों, थोड़ा सा प्राइमरी स्कूल का टीचर नहीं, प्राइमरी सीनियर सेकेंडरी यानी कम से कम 12th तक के पढ़ाने वाले शिक्षक को 1/12 यहाँ से जाएंगे। और 1/12 होंगे स्नातक। दोस्तों, जो BSc किया हो, BTech किया हो, BCom किया हो, 1/12 में स्नातकों को भी लेंगे। इसे कहा जाता है, इसका मतलब सीधा हो गया, विधान परिषद आम जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होंगी, विधान परिषद विभिन्न सभाओं के द्वारा निर्वाचित होंगे। उसके पीछे ही दोस्तों तर्क था कि लोकतंत्र में थोड़ा गुणी जाना जाए, केवल लोकतंत्र संख्या बल न हो, क्योंकि विधानसभा के सदस्य तो वैसे आम जनता के द्वारा निर्वाचित हो रहे हैं, तो पढ़े लिखे लोगों को कहीं तो महत्व दिया जाए। और भाई लोकतंत्र तो यही, ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन बढ़े, संख्या बढ़ाई जाए, डेमोक्रेसी का तर्क यही है। तो ये इसका संगठन है। और विधान परिषद कार्य क्या करेगी? अब एक खास बात है दोस्तों, राज्यसभा और विधान परिषद के बीच में कई बार तुलना की जाती है, और यहाँ आप देखेंगे राज्यसभा की भूमिका अलग है, विधान परिषद तो केवल सेकेंडरी हाउस है। यानी विधान परिषद का मतलब क्या है? विधान परिषद किसी धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। परिषद किसी विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। और जब तक सामान्य विधेयक, अगर विधान परिषद के बारे में सामान्य विधेयक है, तो विधान परिषद सामान्य विधेयक केवल 4 महीने तक रोक सकती है। सामान्य विधेयक को केवल 4 महीने तक रोक सकती है। तो ये 4 महीने का मतलब है 3+1। यानी विधानसभा ने एक बार कोई विधेयक भेजा, 3 महीने तक पड़ा रहा, विधान परिषद ने पारित नहीं किया, फिर विधानसभा ने दोबारा इसी विधेयक को भेजा, 1 महीने तक पारित नहीं किया, 4 महीने के बाद वो विधेयक पारित हो जाएगा बिना विधान परिषद के पारित किए हुए। इसका लॉजिकल मतलब है कि विधानसभा विधान परिषद के बीच में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं। इसका लॉजिकल मतलब है कि विधान परिषद के संशोधन को मानना न मानना विधानसभा की मर्जी है। इसका तार्किक मतलब यह है कि विधान परिषद विधानसभा की भूमिका बराबरी नहीं है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा की है। अच्छा, तो राज्यसभा का तो निर्माण जरूरी है, क्योंकि राज्यसभा है, राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करती है। अब विधान परिषद का निर्माण क्यों किया जाए? और आजकल तो बड़े छोटे छोटे राज्य विधान परिषद का निर्माण कर लेते हैं। अब इसीलिए आप देखोगे, जब आंध्र प्रदेश में विधान परिषद थी, तो सवाल है कि तेलंगाना आंध्र में दोनों में हो गई, तो तेलंगाना आंध्र में हो गए, 6 हो गया। अब तेलंगाना में भी विधान परिषद होगी। तो कल्पना की गई थी विधान परिषद बड़े बड़े राज्यों में होगी। अब तो छोटे छोटे राज्य भी कहते हैं हमारे यहाँ तो 6 राज्यों में आज तक हमारे विधान परिषद है। कुछ राज्य कभी बनाते हैं, कई खत्म कर देते हैं। अब सवाल है, ऐसा लगता है, और कई राज्यों में तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे और विधान परिषद के सदस्य थे। बिहार में हैरानी की बात है, अभी नीतीश कुमार विधान परिषद से आते हैं। मुख्यमंत्री को विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहिए, इसलिए इस बार अखिलेश भैया ने बल्कि यूपी में चुनाव लड़ा था। और महाराष्ट्र का सबसे टिपिकल एग्जाम्पल था, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधान परिषद से आए थे। तो भाई जो मुख्यमंत्री है उसको जनता के सदन से आना चाहिए। इसलिए कई बार लोग कहते हैं यार, विधान परिषद का
जो विज़न था कि गुणीजनों को आगे बढ़ावा दिया जाएगा, तो वो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मामला गड़बड़ हुआ है। और विधान परिषद की भूमिका कदापि नहीं है जो कि विधानसभा की है, कि विधानसभा को खत्म करने का प्रावधान नहीं है, विधान परिषद को खत्म करने का प्रावधान भी है। तो इसी के साथ हम संसद का आज का चैप्टर खत्म कर देते हैं और हम कल से शुरू करेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल। दोस्तों आज के लिए इतना ही।